हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के पार्ट 3 में। इस पार्ट में हम मियोसिस को कवर करेंगे और इस चैप्टर का दी एंड करेंगे। तो पढ़ते हैं मियोसिस को। तो हमने पार्ट 2 तक माइटोसिस जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम मियोसिस को पढ़ेंगे। तो मियोसिस में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन include the fusion of two gametes each with a complete haploid set of chromosome। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो माइटोसिस में क्या हो रहा था? इक्वेशनल डिवीज़न हो रहा था। वहाँ क्रोमोसोम से जो पेरेंट क्रोमोसोम से जो प्रोजेनी या डॉटर सेल्स बन रहे थे, माइटोसिस होकर सेल डिवीज़न होकर, तो उनका जो जेनेटिक मेकअप था वो सेम था। अगर आपका डिप्लॉयड जो क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड सेल है, उसमें माइटोसिस होती है तो डिप्लॉयड ही जो है डॉटर सेल बनेंगी दो। इसमें क्या होता है? इसमें डिप्लॉयड सेल्स होती है 2n डिप्लॉयड सेल होती है और उससे दो डॉटर सेल बनती हैं, वो बनती हैं हैप्लॉयड। तो ऐसा आपने देखा है कि ऐसा होता है जो गैमीट्स फॉर्म होते हैं। तो गैमीट्स में जो गैमीट फॉर्म हुआ उस सेल में, तो उसमें एक मेल सेल में बनेगा। तो मेल सेल में एक बन जाएगा एक हैप्लॉयड। ठीक है, लेट्स ये बन गया स्पर्म जो है हैप्लॉयड है। और एक और बनेगा दूसरी फीमेल से, वो भी हैप्लॉयड होगा और वो होगा आपका ओवम या ओवा। ओवम एग्स एग होगा, फीमेल एग। ठीक है, जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो फॉर्मेशन होती है जायगोट की। तो बनता है जायगोट। तब जो जायगोट बनता है ये होता है 2n। तो क्योंकि जब दोबारा से अगर दोनों 2n देंगे तो 4n कंडीशन हो जाएगी, तो वो जो है जेनेटिक मेकअप जो है ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जेनेटिक मेकअप को वैसा ही 2n ही रखने के लिए मियोसिस होती है। इसमें n में जो है बटे आते हैं सेल। तो इसमें क्या होता है? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती हैं। तो 2n सेल से 4 सेल बनते हैं हैप्लॉयड। यहाँ ये जिसमें मैंने 2 दिखाया है, यहाँ एक मियोसिस 1 में 2 बनते हैं, फिर मियोसिस 2 में और ये ब्रेक कर जाते हैं n। तो मतलब इसमें मियोसिस में 4 हैप्लॉयड सेल्स जो हैं बनते हैं। फिर एक हैप्लॉयड सेल मेल से, एक हैप्लॉयड सेल फीमेल से, और ये फ्यूज़ करके जायगोट बनता है जो फिर से 2n बन जाता है। तो ऐसे करके फिर से वही कंडीशन आ जाती है। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए जो है मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो अब इसी को हम पढ़ते हैं। यहाँ यही दिखाया हुआ है कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जिसमें क्या होता है? गैमिट्स का फ्यूज़न होता है। इंक्लूड्स द फ्यूज़न ऑफ 2 गैमिट्स विद अ कंप्लीट हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें क्रोमोसोम क्या होता है? हैप्लॉयड सेट होता है क्रोमोसोम का। जैसे मतलब एक होता है, ऐसे 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसके आधे क्रोमोसोम आएंगे, 23 आएंगे मेल से, 23 आएंगे फीमेल से। तो वो 23 जो क्रोमोसोम है वो टोटल क्रोमोसोम का हैप्लॉयड सेट है, आधा सेट है उनका। तो गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स। जो गैमीट्स फॉर्म होते हैं वो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल से फॉर्म होते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है, ये 2n स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल है। इससे गैमीट जो हैं फॉर्म हुए n 4 गैमेट फॉर्म हुए मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के द्वारा। फिर उसके बाद दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीज़न दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड डॉटर सेल। तो ये जो एक स्पेशलाइज्ड सेल डिवीज़न है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जा रहा है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है? हाफ हो जा रहा है। इन प्रोडक्शन कर रहा है किसका? हैप्लॉयड डॉटर सेल का। तो हैप्लॉयड माने हाफ हो जाना। जो जो जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जा रहा है, मतलब हैप्लॉयड सेट बन जा रहा है
डॉटर सेल में, हैप्लॉइड डॉटर सेल जो हैं बन रही हैं मियोसिस के द्वारा। दिस काइंड ऑफ डिवीज़न इज कॉल्ड मियोसिस। इसी तरीके की डिवीज़न को हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल। तो ये मियोसिस जो है लाइफ साइकिल होती है, उसमें एक हैप्लॉइड फेज कराता है ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एक हैप्लॉइड फेज आता है, किसकी वजह से? मियोसिस की वजह से। तो हैप्लॉइड फेज आता है मियोसिस की वजह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज। तो वहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो है रिस्टोर करती है डिप्लॉइड फेज को। जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है, स्पर्म और ओवम ये दोनों फर्टिलाइज करें, स्पर्म और ये ओवम ये दोनों फर्टिलाइज करें और इन्होंने फॉर्म किया जायगोट को। तो जायगोट ये दोनों हैप्लॉइड थे और इन्होंने फिर से जो है फर्टिलाइजेशन करने के बाद डिप्लॉइड फेज को डिप्लॉइड फेज यहाँ आ गई। वी कम तो फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज, फर्टिलाइजेशन की वजह से डिप्लॉइड फेज रिस्टोर कर जाती है। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो हम मियोसिस देखते हैं जब जो है गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट की गैमेटोजेनेसिस, गैमेट माने जो गैमेट बनेंगे उनकी जेनेसिस माने सिंथेसिस। तो जब गैमेट की सिंथेसिस होती है तब हम मियोसिस का प्रोसेस जो है वहाँ देखते हैं। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी जब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रही होती है वहाँ मियोसिस जो है होती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। इसकी वजह से हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब मियोसिस के की फीचर्स जो हैं जान लेते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न। तो मियोसिस में 2 सीक्वेंशियल साइकिल होती हैं, न्यूक्लियर की और सेल डिवीज़न की। अलग अलग नहीं, मतलब एक ही में न्यूक्लियर और सेल डिवीज़न होता है। इनकी 2 सीक्वेंशियल साइकिल होती हैं। पहली होती है मियोसिस 1 जिसमें न्यूक्लियर और सेल डिवीज़न होता है। दूसरी होती है मियोसिस सेकंड जो एग्जैक्टली तो नहीं बट हाँ क्वाइट सिमिलर होती है माइटोसिस के। कौन सी? मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस में 2 सीक्वेंशियल स्टेजेस होती हैं, 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं न्यूक्लियर और सेल डिवीज़न की। तो पहली है मियोसिस फर्स्ट, दूसरी मियोसिस सेकंड। बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बट एक सिंगल साइकिल है डीएनए रेप्लिकेशन की जो कि मियोसिस फर्स्ट से पहले होती है इंटरफेज में। तो यहाँ सिर्फ एक बार ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बट न्यूक्लियर और जो सेल का डिवीज़न है वो 2 बार होगा, मियोसिस 1 में और मियोसिस सेकंड में। तो जैसा कि आप समझ रहे हो, उनको मैं बताता हूँ। तो क्या होता है, एक पहला जो सेल होगी ये न्यूक्लियस है, ये सेल है। तो इसमें पहले मियोसिस 1 में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगी, फिर जो है सेल डिवाइड करेगी। तो ये न्यूक्लियस वो मियोसिस 1 में हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 सेल जो हैं बन जाएंगी ऐसे करके। फिर इनमें भी न्यूक्लियस और सेल डिवाइड करेगी तो उसकी वजह से 4 बन जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं न्यूक्लियर और सेल डिवीज़न की। बट सिंगल साइकिल होती है किसकी? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए सिर्फ एक बार रेप्लिकेट करता है, ये बात याद रखनी है। मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। तो मियोसिस फर्स्ट इनिशिएट होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब मैंने जैसे पहले बताया आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड आ जाती हैं, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड आने का मतलब जो डीएनए की अमाउंट है वो डबल कर जाती है। तो डीएनए की अमाउंट डबल होने के बाद मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस
क्रोमोसोम। और यहाँ ये भी बता रखा है कि वो कौन सा सिंथेसिस फेज में होता है, जैसा कि हमने इंटरफेज में पढ़ा हुआ है ये सब चीज़। फिर उसके बाद मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग जो है इन्वॉल्व रहती है। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बट यहाँ ऐसा है। यहाँ जो मियोसिस फर्स्ट होगी उसमें जो सेम दिखने वाले क्रोमोसोम होंगे उनकी पेयरिंग हो जाएगी। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की यहाँ क्या होती है, पेयरिंग होती है मियोसिस में। एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। और रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। मतलब वो अपना जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं आपस में। क्या चीज़, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं से। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसके, होमोलॉगस क्रोमोसोम के। तो मैं आपको एक बार नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमैटिड जो है समझा देता हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैं दिखाता हूँ कि ये है आपका एक क्रोमोसोम, ठीक है। इसकी हैं 2 क्रोमैटिड, ये हैं, ये एक क्रोमैटिड है फर्स्ट, ये सेकंड क्रोमैटिड है। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सिस्टर क्रोमैटिड। तो एक ये क्रोमोसोम है, इसकी जो दोनों ये फर्स्ट और सेकंड क्रोमैटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड कहलाती हैं। और फिर आता है इसी के जैसा दिखने वाला होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसी के जैसा दिखने वाला क्रोमोसोम ये है, ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है इसकी दिखने वाला। ये इसकी क्रोमैटिड नंबर इसको देते हैं हम 3, इसको देते हैं 4। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और इस क्रोमोसोम के लिए थर्ड और फोर्थ जो हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड है। बट जब ये जो है इसमें क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो करते हैं एक दूसरे के पास आते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम कंबाइन करते हैं। तो ऐसे करके ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम इसके ऊपर ऐसे क्रॉसिंग, ऐसे ऊपर ये कंबाइन जाएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो उसे होने के बाद ये फर्स्ट और थर्ड ये दोनों हुई आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऐसे ही सेकंड और फोर्थ आपकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हुई। अब यही नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है, जो जेनेटिक मटेरियल का वो आदान प्रदान करेंगी। ये यहाँ से कुछ इसमें भेजेगी, ये कुछ इसमें भेजेगी, ठीक है। तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो है होगा, क्रॉसिंग ओवर यहाँ होगी। तो आप समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं। तो वही बता रखा है, मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में रिकॉम्बिनेशन जो है होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में 2 बन जाती हैं, फिर मियोसिस सेकंड में और 2 बन जाती हैं। तो ऐसे करके 4 जो हैं हैप्लॉइड सेल जो है फॉर्म होती हैं मियोसिस सेकंड के एंड पर। मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। जो मियोटिक इवेंट है वो फॉलोइंग फेज में ग्रुप कर रखे हैं। जैसे मियोसिस 1 में सबसे पहले हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 पढ़ेंगे। ऐसे ही मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड जो है स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मियोसिस फर्स्ट को, मियोसिस 1 को। तो मियोसिस 1 में क्योंकि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में स्टेज होती हैं पी मैट, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज।
तो सबसे पहले पढ़ते हैं मियोसिस वन में प्रोफेज वन। प्रोफेज वन, तो प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न इज़ टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न की जो प्रोफेज होती है वो जो है लंबी और कॉम्प्लेक्स स्टेज है कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अगर हम इसे माइटोसिस की प्रोफेज से कंपेयर करें तो सिंपली हमने माइटोसिस की प्रोफेज में क्या पढ़ा था कि जो अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल है, वो कंडेंस होता है और न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें डिसअपियर होती हैं और जो आपके जो थे सेंट्रोजोम थे वो अपोजिट पोल पे मूव करते हैं और मेटाफेज तक ये जो है कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ऐसा ये सब पढ़ा था ना प्रोफेज वन में, इतना कुछ होता है। और यहाँ जो होती है इसकी मियोसिस वन की जो प्रोफेज वन है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है माइटोसिस की प्रोफेज के मुकाबले। तो इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस। इसमें जो प्रोफेज वन है वो सब डिवाइडेड हो रखी है 5 फेजेस में। ठीक है, बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर, किसके बिहेवियर पे वो 5 फेजेस में डिवाइड कर रखी है प्रोफेज वन, क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर। तो इसकी स्टेज है लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो ये ऐसे 5 स्टेजेस में जो है प्रोफेज वन डिवाइड हो रखी है क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर। लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लेप्टोटीन को। During lactotin stage, the chromosomes become gradually visible under the light microscope। तो लैप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लैप्टोटीन। तो लैप्टोटीन के चलने के साथ जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है वो चलता रहता है। दिस इज़ फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज वन कॉल्ड ज़ाइगोटीन। इसके बाद जो कॉम्पैक्शन है इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है प्रोफेज वन की वो होती है ज़ाइगोटीन। इस स्टेज के दौरान क्या होता है तो लैप्टोटीन में क्या था क्रोमोसोमल कॉम्पैक्शन होती है। इसमें जो है लाइट माइक्रोस्कोप से हम जो है क्रोमोसोम को देख सकते हैं, मतलब इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है प्रोफेज वन की वो होती है ज़ाइगोटीन। तो इस स्टेज में क्या होता है क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। तो जैसा कि मैंने बताया होमोलॉगस यानी एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं, तो वो कौन सी स्टेज में होता है वो होता है ज़ाइगोटीन स्टेज में प्रोफेज वन की। तो इस स्टेज में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो आपस में पेयर करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं सिनेप्सिस। प्रोसेस को क्या कहते हैं सिनेप्सिस। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं सिनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। और ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex। तो इसमें क्या बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से ये देखा गया, ये इंडिकेट हुआ कि जो क्रोमोसोम सिनेप्सिस है, ठीक है, ये कैसे बनता है। जो क्रोमोसोम जो पेयरिंग हुई है ये होती है एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का जिसे कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का जिसे कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से ये जो है पेयरिंग होती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे करके ये क्रोमोसोम और यहाँ ऊपर कुछ ऐसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है और फिर ये अगला क्रोमोसोम आ जाएगा। ऐसे करके, ठीक है, आप समझ जाना। तो ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जो है आपकी सिनेप्सिस की प्रोसेस जो है होती है।
आगे बढ़ते हैं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम का, इसे हम बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं। तो अब बाइवेलेंट या टेट्राड कैसे कहते हैं ये आपको मैं समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ ये दिख रहा है हमें, इसमें बाइवेलेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाय माने दो, तो यहाँ दो क्रोमोसोम जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो पेयर करे हैं, इसलिए उसे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयरिंग की वजह से तो इसे कहते हैं बाइवेलेंट। ठीक है। और जो है टेट्राड इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 क्रोमेटिड हैं इसमें, तो ये तो है बाइवेलेंट है दो क्रोमोसोम की वजह से, दो क्रोमोसोम की वजह से जो है हम इसे बाइवेलेंट कहते हैं। और टेट्राड कहते हैं 4 क्रोमेटिड की वजह से जो है इसे टेट्राड कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे बाइवेलेंट टेट्राड को। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज, और ये जो है मोर क्लियरली विजिबल होते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटिन। तो पहले हमें पैकेटिन के बारे में 2 चीज़ें पता चली कि इसमें जो क्रोमोसोम है वो मोर क्रोमोसोम नहीं, जो बाइवेलेंट और टेट्राड जो फॉर्म हुआ है वो मोर क्लियरली विजिबल होता है पैकेटिन स्टेज में। तो सबसे पहली बात, हमें पैकेटिन स्टेज में जो बाइवेलेंट टेट्राड जो फॉर्म हुआ है वो मोर क्लियरली विजिबल होता है पैकेटिन में। दूसरी बात, जो पहली 2 स्टेजेस होती हैं वो रिलेटिवली शॉर्ट होती हैं पैकेटिन से। ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट स्टेज है पैकेटिन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट chromosomes become distinct and clearly appear as tetrad। तो यहाँ ये चारों क्रोमेटिड हैं वो अलग अलग हमें अच्छे से दिखती हैं और हमें क्लियरली टेट्राड जो है अपीयर होता है। जो चारों क्रोमेटिड हैं वो अच्छे से दिखती हैं और टेट्राड जो है अपीयर होता है क्लियरली। कौन से में? पैकेटिन स्टेज में। तो पैकेटिन स्टेज एक तो इसमें मोर क्लियरली विजिबल होता है बाइवेलेंट टेट्राड का, इसमें जो हमें जो क्रोमेटिड हैं चारों वो अच्छे से दिखाई देते हैं और अपीयर एज टेट्राड, एक टेट्राड दिखाई देता है। और दूसरी बात, ये पहली 2 स्टेज जो कि हैं लेप्टोटीन और जाइगोटीन उनसे ज़्यादा उनसे बड़ी स्टेज, उनसे रिलेटिवली बड़ी स्टेज होती है। दिस स्टेज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो इस स्टेज में हमें रिकॉम्बिनेशन नोडुल जो है अपीयर होता है। क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोडुल अपीयर होता है। रिकॉम्बिनेशन नोडुल क्या होता है? द साइड्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो रिकॉम्बिनेशन नोडुल वो साइट है जिस पे क्रॉसिंग ओवर जो है होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, या मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम के लिए जो जेनेटिक एक्सचेंज करेंगे, जेनेटिक मेकअप का जो एक्सचेंज करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कुछ देंगे कुछ लेंगे, ठीक है, तो वो उस जगह के लिए एक साइट बनती है, साइट दिखने लगती है कि वो जो क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म है वो कहाँ होगा, तो उस साइट को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो वो भी अपीयर होता है कौन सी स्टेज पे? पैकेटिन स्टेज पे। तो पैकेटिन स्टेज पे फिर से मैं बता देता हूँ, पैकेटिन स्टेज पे बाइवेलेंट टेट्रा अच्छे से दिखता है, चारों क्रोमेटिड अच्छे से विजिबल होते हैं। और दूसरी बात, ये रिलेटिवली लॉन्गर होती है पहली 2 स्टेज से। तीसरी बात, इसमें रिकॉम्बिनेशन नोडुल अपीयर होता है। रिकॉम्बिनेशन नोडुल वो साइट है जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी, जहाँ जो है क्रॉसिंग ओवर होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। कौन से? जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के हैं। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसा कि मैंने बताया कि क्रॉसिंग ओवर होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम आए उनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस।
तो क्रॉसिंग ओवर में एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जिस एंजाइम को कहते हैं रिकॉम्बिनेज। तो क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, जो यहाँ जेनेटिक एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, वो एक एंजाइम की मदद से होता है, जिस एंजाइम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। तो क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। ये याद रखनी है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। तो रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है जेनेटिक मटेरियल का 2 क्रोमोसोम में। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिंग। तो ये रिकॉम्बिनेशन है जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है, वो पैकेटिंग के साथ कंप्लीट हो जाता है, पैकेटिंग के स्टेज के एंड तक जो है कंप्लीट हो जाता है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए आपको जो है रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर को जो है समझना होगा। जब ये जो लाइन है, ये लाइन लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इसलिए ये लाइन आपको जो है समझ में आएगी। तो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है एक फिजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस। जैसे ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम था, ठीक है। इसकी ये क्रोमेटिड जो है इसकी ये क्रोमेटिड जो है यहाँ से जो टूट कर यहाँ लगेगी। इसको मैं बना देता हूँ, इसको मैं पिंक कलर से बनाता हूँ। इसकी ये क्रोमेटिड जो है यहाँ लगेगी, ये ऐसे, ठीक है। मतलब ये एक के ऊपर एक है जब ऐसा हो रहा है, मैं आपको अलग करके बता रहा हूँ। और इसकी क्रोमेटिड जो यहाँ पर यहाँ लगी हुई होगी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे क्रॉसिंग ओवर होती है, वहाँ पे भी आता है। तो ये होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो होता है रिजल्ट होता है, जो क्रॉसिंग ओवर का जो रिजल्ट होता है वो होता है रिकॉम्बिनेशन, जिसके थ्रू जो है जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज हुआ है उससे जो रिजल्ट बनेगा ऑस्ट्रियो में, तो वो तो कंप्लीट हो जाता है, वो तो कंप्लीट हो गया। ये लाइन वही बता रही है कि रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। तो पैकेटिन के एंड होने के साथ जो रिकॉम्बिनेशन तो कंप्लीट हो जाता है, बट जो लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बट जहाँ जिस साइड पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, जो क्रोमोसोम है वो इतना पार्ट दूसरे को नॉन सिस्टर पे लगा, ठीक है। तो जो पार्ट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पे एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का लगा है, एक का दूसरे पे, दूसरे का पहले पे, तो वो जो लिंक्ड स्टेट, तो वो लिंक जो हुए थे क्रोमोसोम, वो तो ऐसा ही रह गया, ठीक है। वो जो फिजिकल प्रोसेस हुआ था वो क्रोमोसोम ऐसे ही लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो वो क्रॉसिंग ओवर की साइट पर जो है क्रोमोसोम लिंक्ड रहे, बट जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो पैकेटिन के एंड पे जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, बट जो क्रोमोसोम है वो लिंक्ड रह जाते हैं क्रॉसिंग ओवर की साइट पे। तो फिर उसके बाद देखते हैं अगला, उसके बाद होती है द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन। तो इसके बाद रिकॉम्बिनेशन ख़त्म होने के साथ और वहाँ वो लिंक रह जाता है, इसके बाद होती है डिप्लोटिन स्टेज की बिगिनिंग। इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसॉल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो इसे रिकॉग्नाइज करते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बताया था एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि सिनेप्सिस फॉर्म करवाता है, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग करवाता है। तो ये इसकी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की डिसॉल्यूशन होती है, ये जो है वहाँ से हटता है, डिसॉल्यूशन हो जाता है इसका। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे जो कि पेयर हो रखे थे, वो एक दूसरे से अब सेपरेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। बट जहाँ वो एक दूसरे के ऊपर क्रोमोसोम दे के और ऐसे चिपके हुए हैं, खाली वो साइड जो है जुड़ी रह जाती है।
तो जैसे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम थे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये अलग अलग हो गए, बट ये जो साइट है यहाँ पे जो है क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ये इस जगह पे जो है इन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया है, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रोटीन था जो जहाँ लगा हुआ था वो डिज़ोल्व कर गया, तो पेयरिंग जो है हट गई, पेयरिंग अब हो हट गई, बट एक जगह से ये फिर भी अटैच रह गए। तो टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। तो ये क्रॉस ओवर की साइट है, ये क्रॉस ओवर की साइट है, इस साइट पे वो जो है अभी भी जुड़े हुए हैं। दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, अब ये क्रॉस जगह, ये जो क्रॉसिंग ओवर की साइट है यहाँ जो है देख रहे हो आप, एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है। इसी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्याज़मेटा। क्या कहते हैं? इसी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्याज़मेटा कहते हैं। oocytes में ऑफ सम वर्टिब्रेट, oocytes आप जब रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, तो उसमें देखोगे फीमेल के जो एग गैमेटोजेनेसिस होती है वहाँ का प्रोसेस है ये oocyte। तो आप वहाँ देखोगे तो oocytes से जो सम वर्टिब्रेट्स हैं उसमें ये डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। ये डिप्लोटीन स्टेज है या ये मंथ कई महीनों तक और कई सालों तक रहती है, ठीक है। डिप्लोटिक स्टेज oocyte में कई महीनों या कई सालों तक रहती है, वो इस स्टेज में हैंग कर जाता है डिप्लोटिक स्टेज में। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया क्याज़मेटा। ठीक है। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डायकाइनेसिस। तो इसके साथ डिप्लोटिन स्टेज जो है ख़त्म हो जाती है। डिप्लोटिन स्टेज में कुछ नहीं होता, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है उसका डिसोल्यूशन होता है और वो क्रोमोसोम जो है पेयर रखे होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बट वो जुड़े रहते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रॉस ओवर की साइड पर, और वहाँ एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखती है, उस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को क्याज़मेटा कहते हैं। अब जो फाइनल स्टेज यानी पांचवी जो स्टेज आ गई प्रोफेज 1 की, दैट इज डायकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा। अब पहले में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व कर गया, यहाँ जो है क्याज़मेटा डिसॉल्व करेगा, क्याज़मेटा की जो है टर्मिनलाइजेशन होगी। कौन सी स्टेज में? डायकाइनेसिस स्टेज में। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा होती है इसमें। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इस स्टेज के साथ, कौन सी स्टेज के साथ? डायकाइनेसिस के साथ, तो क्योंकि जो लैप्टोटिन स्टेज थी वहाँ से जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। डायकाइनेसिस के स्टेज के साथ जो क्रोमोसोमल कंडेंस होते हैं वो फुली तरीके से कंडेंस हो जाते हैं, वो फुली तरीके से यहाँ जो कंडेंसेशन प्रोसेस क्रोमेटिन मटेरियल का वो हो जाता है, क्रोमोसोम फॉर्म हो रखे होते हैं अच्छी तरीके से, एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। और यहाँ जो है मियोटिक स्पिंडल असेंबल करे जाते हैं, या वो किसकी प्रिपरेशन के लिए असेंबल करते हैं कि बाद में वो जो है मेटाफेज स्टेज में जुड़ते हैं क्रोमोसोम से, और फिर उन्हें एनाफेज स्टेज में सेपरेट करते हैं, खींचते हैं, वो जो धागे धागे से जुड़े जाते हैं क्रोमोसोम से, ठीक है, वो धागे धागे से स्पिंडल फाइबर्स, तो वो जो है इस असेंबल हो जाती हैं, असेंबल हो जाती हैं किसकी प्रिपरेशन के लिए? टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन करने के लिए। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस के एंड के साथ जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर कर जाता है, जैसे वहाँ था न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप भी टूट जाता है। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब डायकाइनेसिस के एंड के साथ पता चल जाता है कि अब जो है मेटाफेज स्टेज जो है स्टार्ट होने वाली है। तो हम क्योंकि मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पढ़ेंगे मेटाफेज 1। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। तो जैसे वहाँ क्रोमोसोम थे, ठीक है, अलग अलग, वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हुए थे अलग अलग क्रोमोसोम, बट यहाँ बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, उनका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन था वो डिसॉल्व कर चुका है, क्याज़मेटा डिसॉल्व कर चुका है, पर वो अभी भी जो है पास पास ही है, ऐसे बाइवेलेंट क्रोमोसोम ऐसे बाइवेलेंट है, ठीक है।
तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन कर चुके हैं किस पे, इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन कर चुके हैं। उसके बाद द मैक्रोट्यूबुल फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब यहाँ होता है जो मैक्रोट्यूबुल होते हैं वो अपोजिट पोल से अटैच करते हैं काइनेटोकोर से होमोलॉगस क्रोमोसोम के। मतलब समझ आता हूँ, तो एक ये क्रोमोसोम है होमोलॉगस, एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसमें यहाँ ये, ठीक है, ये इसका काइनेटोकोर है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर आएगी वो इस होमोलॉगस क्रोमोसोम से पड़ा और यहाँ से आने वाली इसने पकड़ा। याद रहे क्रोमेटिड को नहीं पकड़ा है, क्योंकि अगल बगल में क्रोमोसोम है होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो सिर्फ क्रोमोसोम को ही पकड़ पाए हैं वो। तो जब खींचेगी तो पूरे पूरे क्रोमोसोम जाएंगे, ये क्रोमोसोम पूरा यहाँ जाएगा और ये क्रोमोसोम पूरा यहाँ जाएगा। वहाँ क्या होता था, एक एक क्रोमेटिड जाती थी क्रोमोसोम की टूट के, एक क्रोमेटिड ऐसे मूव कर रही होती थी, एक क्रोमेटिड जो है ऐसे मूव कर रही होती थी, ठीक है, माइटोसिस में। यहाँ मियोसिस 1 हो रही है तो यहाँ पूरे पूरे होमोलॉगस क्रोमोसोम जा रहे होते हैं। तो अभी मेटाफेज पढ़ रहे हैं, यहाँ से जोड़ रही है। तो द मैक्रोट्यूबुल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच करती है। एक एक साइड के अपने काइनेटोकोर से अटैच करेगी, होंगे तो एक क्रोमोसोम पे 2 काइनेटोकोर, एक 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 दोनों साइड में, अपोजिट साइड में, ठीक है। बट वो एक ही काइनेटोकोर से अटैच कर पा रही है क्योंकि दूसरी साइड दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम बन जा रहा है। तो ये दूसरी साइड से जो मैक्रोट्यूबुल जो स्पिंडल फाइबर आ रही होती है वो दूसरे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच कर जाती है। तो एनाफेज स्टेज में जब ये खींच रहे होते हैं तो एक एक क्रोमोसोम को खींच रहे होते हैं, ना कि उनके क्रोमेटिड को ब्रेक करके। तो यहाँ ये दिखाई हुआ है प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 में ऐसे करके ये बने हुए हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम की ऐसी पेयरिंग, और वो सब टूट चुकी है एंड तक, और क्या टाइमिलाइज हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ से ये होमोलॉगस क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं और इन्हें खींच रहे हैं अपनी तरफ, ऐसे करके खींच रहे हैं। फिर ऐसे अलग अलग पूरे पूरे क्रोमोसोम 2-2 क्रोमेटिड के साथ अलग अलग पोल्स पे जो है खींच रहे हैं। फिर उसके बाद टीलोफेज में यही क्रोमोसोम ऐसे जो है अलग अलग सेल बन जाएंगे, हैप्लॉइड सेल। फिर उसके बाद अगली स्टेज होगी उसमें सिंगल क्रोमेटिड के बन जाएंगे, सिंगल क्रोमेटिड ऐसे, इससे 2 बनेंगे, ऐसे इससे बनेंगे 2 सिंगल क्रोमेटिड के, इससे भी 2 बनेंगे सिंगल क्रोमेटिड के। तो ऐसे करके 4 बन जाएंगे हैप्लॉइड सेट के सेल्स। आगे बढ़ते हैं। एनाफेज 1, द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatid remains associated at their centromeres। यहाँ जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं बट जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अभी भी एसोसिएट रहती है सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर जो था वो कंस्ट्रक्शन होता था ऐसे करके, ये था, ये सेंट्रोमियर था, ये पोर्शन सेंट्रोमियर था, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो जुड़े हुए हैं, पूरे पूरे होमोलॉगस क्रोमोसोम ही सेपरेट हुए हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। उसके बाद टीलोफेज फर्स्ट आती है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दोबारा रीअपियर कर आते हैं। साइटोकाइनेसिस फॉलो दिस स्टेज इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है जिससे डायड ऑफ सेल्स बनते हैं, 2 सेल्स बनते हैं, डायड माने 2 सेल्स बनते हैं। ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, कुछ केसेस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिस्पर्जन भी शो करते हैं। दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस, वो पूरी इंटरफेस न्यूक्लियस की स्टेट तक नहीं पहुंचते हैं। दे द स्टेज बिटवीन द 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। अब जो 2 मियोटिक डिवीजन है, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकेंड, इन दोनों के बीच में जो स्टेज होती है उसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। वो क्या होती है, जनरली शॉर्ट लिव्ड स्टेज होती है, वो ज़्यादा बड़ी स्टेज नहीं होती, वो कुछ समय के लिए होती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड। देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इस समय पे कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन जो है नहीं होता,
क्योंकि हमें हैप्लॉइड सेट ही रखना है क्रोमोसोम्स का, तो कोई भी हमें, और हैप्लॉइड सेट जो है हो चुका है मियोसिस फर्स्ट में, तो इस टाइम पे इंटरकाइनेसिस के जो कि थोड़ा रेस्ट करने के लिए मिला है जो स्टेज, उस टाइम पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज वन। तो प्रोफेज सेकंड होती है मियोसिस सेकंड की स्टेज, तो ये बहुत सिंपल स्टेज है प्रोफेज वन के मुकाबले, क्योंकि मियोसिस सेकंड जो होती है वो तो थोड़ी सिमिलर होती है माइटोसिस के जैसे। तो पढ़ते हैं मियोसिस सेकंड को। प्रोफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो जब साइटोकाइनेसिस हो जाती है उसके बाद जो है मियोसिस सेकंड जो है शुरू हो जाती है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली एलोंगेटेड, क्रोमोसोम्स के फुली एलोंगेटेड से पहले, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड रिसेम्बल्स और नॉर्मल माइटोसिस, ये नॉर्मल माइटोसिस में होती थी वैसी होती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाती है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, और प्रोफेज सेकंड के एंड पर क्रोमोसोम फिर से कंडेंस हो जाते हैं, जो कि अलग अलग न्यूक्लियस में आके फिर से डिकंडेंस हो चुके थे मियोसिस फर्स्ट के एंड पर, टीलोफेज में जब साइटोकाइनेसिस हो चुकी है उसमें, तो फिर से यहाँ जो है कॉम्पैक्शन होता है, कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह ये सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती है, जैसे सिंपल होता था पहले माइटोसिस में। फिर उसके बाद आती है अगली स्टेज, दैट इज मेटाफेज सेकेंड। एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइन करते हैं इक्वेटर पे, वही जो क्रोमोसोम थे वो इक्वेटर पे अलाइन कर रहे हैं। मैक्रोट्यूबुल अपोजिट पोल से ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स। अब जैसे माइटोसिस की मेटाफेज में होता था, ऐसे ही सेम होता है यहाँ पर भी, स्पिंडल जो है काइनेटोकोर से अटैच होते हैं जो क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन है, ठीक है। अब यहाँ ऐसे जैसे माइटोसिस में होता था ऐसे करके, यहाँ एक स्क्रोमेटिड से एक स्क्रोमेटिड से, फिर एनाफेज में, एनाफेज सेकंड में इट बिगन्स विद साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग, ये अपनी तरफ खींचते हैं, तो अलग अलग जो है क्रोमेटिड ऐसे करके मूव कर रही होती हैं अपने अपने पोल की तरफ, ठीक है। ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर, तो वहाँ सिस्टर क्रोमेटिड को पकड़ के वो ले जा रहा होता है। अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल, उस सेल के अपोजिट पोल पे मूव कर रही होती है बाय शॉर्टनिंग ऑफ मैक्रोट्यूबुल अटैच टू काइनेटोकोर, ठीक है। जिस मैक्रोट्यूबुल शॉर्ट होता रहता है, मतलब अपनी तरफ से खींच रहा होता है काइनेटोकोर से अटैच होके, तो ऐसे ही सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग अलग पोल्स पे मूव कर रही होती हैं, जैसा मतलब मियोसिस सेकंड सिमिलर है माइटोसिस की तरह, बट ये थी उसमें वो डिप्लॉयड में हो रहा होता है, यहाँ ही हैप्लॉयड में होता है, इतना अंतर है। आगे बढ़ते हैं, टीलोफेज सेकंड की बात करते हैं। मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज सेकंड, मियोसिस टीलोफेज सेकंड के साथ एंड करती है। विच द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एंक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, यहाँ जो दो ग्रुप क्रोमोसोम हुए हैं सेल में, एक इस तरफ एक इस तरफ, ये दोबारा न्यूक्लियर एनवेलप से जो है ऐसे एंक्लोज होते हैं, यह एक न्यूक्लियर एनवेलप, यह एक न्यूक्लियर एनवेलप, ये ऐसे जो कैरियोकाइनेसिस से कंप्लीट हो जाती है, साइटोकाइनेसिस से होती है, फिर दो सेल जो हैं फॉर्म हो जाते हैं ऐसे करके। तो ऐसे हर सेल से दो बनना है और दो सेल हमारे पास पहले थे, तो ऐसे करके चार बन जाते हैं हमारे पास, तो ऐसे करके चार बन जाते हैं हैप्लॉइड सेल, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एनवेलप साइटोकाइनेसिस फॉलो होती है रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, टेट्राड मतलब चार सेल यहाँ बनते हैं, फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल, चार हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं, हाफ जो है सेट ऑफ क्रोमोसोम के, आधे सेट ऑफ क्रोमोसोम के जो है सेल्स बनते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है, मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच
कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज अचीव। इसकी वजह से हम क्रोमोसोम नंबर का कंजर्वेशन रख पाते हैं, क्योंकि अगर दोनों मेल और फीमेल से 2n आते, ठीक है, दोनों मेल और फीमेल से अगर 2n आ रहे होते तो 4n हो जाता, तो यहाँ ये कंजर्व नहीं रह पाते, हमें 2n ही रखना है। तो इसलिए दोनों से n बनाए पहले और फिर वो मैच कराए, तो जो है 2n फॉर्म हुए। तो ऐसे करके कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है रहा। फिर उसके बाद अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म में ये होता है जनरेशन टू जनरेशन में, इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है नंबर बाय हाफ नंबर हो जाता है क्रोमोसोम का। इट ऑल्सो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इसके थ्रू, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर और ऐसे रिकॉम्बिनेशन ऐसी चीज़ हुई हैं, और दो अलग अलग हैप्लॉइड अलग अलग पर्सन से आएगा, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम अलग पर्सन से आएगा। तो ऐसे करके जो है 2 सेट बनना है, तो इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक से दूसरी जनरेशन में जो है वेरिएबिलिटी आती रहती है। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, और इसी थोड़ी थोड़ी वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन आता है। तो वेरिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एवोल्यूशन के लिए। तो आप समझ चुके होंगे मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वपूर्णता क्या है। यहाँ ये कुछ डायग्राम दिखाए हुए हैं, स्टेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, तो वही है, ये यहाँ पे जुड़े हैं स्पिंडल फाइबर, ये अलाइन हुए हैं इक्वेटर पे, फिर ये एक सिंगल क्रोमेटिड पुल करी है अपने अपने पोल की तरफ, फिर वहाँ न्यूक्लियर एनवेलप बना है, और फिर साइटोकाइनेसिस से भी अलग अलग सेल बन गए। ये प्रोफेज सेकेंड, ऐसे दोनों सेल थे, जो 2 सेल थे ना, मियोसिस 1 से 2 सेल बने थे ना, एक फर्स्ट एक सेकेंड। अब ये 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, तो ऐसे करके 4 जो है सेल बन जाएंगे टीलोफेज सेकंड के साथ, 4 सेल हैप्लॉइड। तो इसके साथ सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर को उन्होंने 3 पार्टों में कंप्लीट कर दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आपको अगर स्पीड थोड़ी स्लो लगती है तो आप 2x पर देख सकते हैं, 2x नहीं तो ज़्यादा हो गया, फिर तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आप 1.5x पे इसे देख सकते हो। तो समझ में आया होगा चैप्टर। तो थैंक यू, मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मौज करिए, धन्यवाद।